बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस माशरे के बहुत सारे रूप हैं और कुछ लोग जो हैं वो इंसानी शक्ल में जो है वो दरिंदों का किरदार भी अदा कर रहे हैं और वो इसी माशरे का हिस्सा हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ रिश्तों की शक्ल में हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन सितम ज़रफ़ी ये है, मुश्किल ये है कि उन दरिंदा सिर्फ इंसानी शक्ल के लोगों के साथ आपको गुजारा करना पड़ता है। और क्यों गुजारा करना पड़ता है? जब आप अज़ियत में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप क्यों नहीं उन्हें छोड़ सकते? क्योंकि आपको पता है कि आप इनसे बचकर कहीं और जाएंगे तो इस माशरे में इसी सिर्फ के और बहुत से दरिंदा सिर्फ इंसान जो हैं वो मौजूद हैं। एक औरत के लिए इस माशरे में रहना, जीना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? मैं इतने अरसे से इस कुर्सी पर बैठी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश भी हमेशा ये रही कि मैं अब अपने प्लेटफॉर्म से पॉजिटिव चीज़ों की बात कर सकूँ। मर्द का किरदार जहाँ मस्बत है हमने मस्बत बात की, जहाँ उसने नेगेटिव चीज़ की हमने उसको भी हाईलाइट किया। औरत के भी मुख्तलिफ किरदार के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बात की है। लेकिन हाँ, ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि जो सलूक हमारी औरत के साथ होता है ना, उसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। और हमेशा हम नॉकिंग करते हैं, हमेशा मैं दस्तक देती हूँ आप लोगों के जहनों में इसी हवाले से कि खुदारा वो औरत जिसकी गोद आपकी पहली दरसगाह है, जो आपको इस दुनिया में लेकर आती है, पता नहीं उस माँ के हाथ की किस उंगली को पकड़ के आपने चलना सीखा हो तो आखिर वो मर्द ही क्या जो औरत की इज्जत ना कर सके या ये समझे कि अगर ये कमज़ोर है तो ये मेरे पैरों की जूती है। ये मर्दान की नहीं है, ये बड़ापन नहीं है, ये ज़र्फ़ नहीं है। लेकिन इस तरह के बेज़मीर बेज़र्फ़ लोग जो है वो हमारे माशरे में बेइंतहा मौजूद हैं। और औरत का घर क्या, जब वो अपने माँ बाप के घर पैदा होती है तो पैदा होते ही उसे ये बता दिया जाता है कि तुम मेहमान हो और तुम्हें यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। माँ बाप दुआएं करते हैं बेटियों के अच्छे नसीब की, और वो उस घर से जहाँ उसने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी खिलकारियाँ गुजारी होती है, वो वहाँ से रुखसत होके किस्मत अच्छी तो अच्छा शौहर मिल गया तो उस घर में चली जाती है। अब उस घर में वो आदमी जिसके 3 लफ्ज़ से जिसके लिए वो जायज़ हो जाती है, उसके निकाह में आ जाती है, वो हर दूसरी बात पर उसको ये कह रहा होता है 3 लफ्ज़ कह के मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा। बहुत तकलीफ दे जुमला है मेरे लिए और हमेशा मुझे इस जुमले से खौफ रहता है कि ये हकीकत है एक औरत की, ये औकात है एक औरत की हमारे माशरे में कि आप उसको ये कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 लफ्ज़ देकर फारिग कर दूंगा। और अक्सर 4 दीवारी के अंदर आप उस औरत को ये 3 लफ्ज़ बोलते हैं और उसके बाद जब वो बाहर जाके लोगों को कहती है कि इसने मुझे तलाक दे दिया तो आप मुकर भी जाते हैं। ऐसे भी मर्द हैं। और ऐसी एक कहानी आज मेरे स्टूडियो में भी मौजूद है, जो बेचारी औरत जिसको ये पता है कि ये आदमी जिसके बच्चों को मैंने पैदा किया, जिसके घर को मैंने संभाला, इसने मुझे तलाक दी, लिख के दी, लेकिन अब वो मुकर गया। ऐसे भी लोग हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बने और जो आप लोग सोचते हैं इस हवाले से उस बारे में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत जिनकी कोशिश रही कि लोगों के इस तरह के जो लीगल मैटर्स हैं, जो ख़वातीन मसाइल का शिकार है, उनके मसाइल को हल किया जा सके। पहले भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, कुछ केसेस लेकर आए थे। आज भी एक खातून के साथ मेरे साथ मौजूद हैं, लियाकत अली खान साहब। ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लियाकत साहब? इसके साथ साथ एक और हमारे मुल्क, हमारे इस माशरे की सताई हुई औरत रुबीना बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या हुआ आपके साथ रुबीना साहिबा? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी ताकि मेरे देखने वालों को भी पता चल सके। शादी हुई आपकी कितना अर्सा पहले? 7 सालों से। क्या हुआ फिर? किससे? अपनों में शादी हुई, गैरों में शादी? गैरों में शादी हुई। आपका कहाँ से ताल्लुक है? मानसरा से। आपकी फैमिली ने आपकी प्रॉपर तरीके से शादी हुई, अब ससुराल गई? जी। सही था शुरू में सब? नहीं, शुरू भी सही था, बस 2-3 महीने सही था, उसके बाद मेरे साथ मार कुटाई हार। 7 सालों में से मुझे एक दिन सुकून का छोड़ा नहीं है। मार कुटाई बस बिना वजह से। जब पहली शराब पीता था वो, उस आदमी ने हाथ उठाया था तो आपने उससे सवाल नहीं किया कि क्यों मुझे मारा? मैंने उसको ये बोला कि मेरा कोई कसूर मुझे बता दे, कोई कसूर भी मेरे भी हो तो मुझे तू मार, फिर तू गालियां दे। सिर्फ नशा करके आता था, मुझे मारता था। तुमको पहले नहीं पता था ये नशा करता है? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था नशा करता। आपके माँ बाप ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई थी एक शख्स की? क्योंकि एकदम से तो ये आदत नहीं पड़ती ना, ये तो होती है, तो कोई पूछगछ नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा, फिर आप ससुराल के साथ रहती थी, अलग रहती थी? नहीं, सास ससुर थे ही नहीं मेरे।
सास ससुर नहीं थे, नहीं थे, नन थी, उसने शादी करवाई थी। अच्छा नन ने। तो आपने किसी से अपने वालिदैन से जाके को बताया कि इसने मुझे मारा है या ये नशा करता है? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया था, क्यों मैंने नहीं बोला कि बताया? मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहीं मैं रोकूंगी आपको। लियाकत साहब, औरत हमेशा अपना घर बचाना चाहती है, मर्द उस पर हाथ उठाता है, उसको भला बुरा बोलता है, उसे गालियां देता है, नशा करके आता है, लेकिन औरत कहती है कि ये मेरा सरपरस्त है तो मैं अपनी माँ जो उसके दिल का हाल भी जानती है, उसकी नज़रों को भी पढ़ लेती है, उससे भी छुपाती है। क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है कि आप बताएं ही ना कि आपके साथ क्या हो रहा है? लेकिन एक बात की ना कि मैं डरती थी कि मेरा घर खराब नहीं हो जाए। डेफिनेटली जब किसी खातून की शादी हो जाती है, उसकी कुछ घरेलू परेशानियां होती हैं या घर के मामला कुछ ऐसे होते हैं और वो शादी करके उसको ये भी कहा जाता है कि आप, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो मेहमान होती है और उसको जब उसकी डोली उठती है उसको वालिदैन ये तलकीन करते हैं कि आपकी यहाँ से डोली उठ रही है और आपके शोहर के घर से आपका जनाजा उठना चाहिए। जब उसकी तरबियत करके वहाँ भेज दिया जाता है। अब ये तो जुमला दुरुस्त है वैसे? देखें, ये अमूमन तो यही बच्चियों को तरबियत दी जाती है, ठीक है, लेकिन यह है कि जहाँ हम देखते हैं कि सितम ज़रीफ़ी हमारे माशरे की है और जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी सास का रवैया उसका सही नहीं होता, देवर का, उसकी जो नंदे होती हैं उनका रवैया सही नहीं होता। अगर उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये किसी की बेटी है हमारे घर में आई है तो हमारी बेटियां भी किसी के घर में जाएंगी, ठीक है, मकाफात अमल है। अच्छा, अगर ये कहना कि इस शख्स ने मुझे मारा है या जला भी देते हैं, इतनी तकलीफ़ें देते हैं और उसके बाद जो है वो औरतें गवाही भी नहीं देती, मुकर जाती हैं, कहती हैं नहीं कोई इस तरह का हादसा हो गया था। घर तो उसी वक्त टूट जाता है जब एक मर्द जो है वो दरिंदा बन जाता है, ठीक है, उस वक्त ही है। लेकिन फिर ये उन्होंने आपको मारा और उसके बाद फिर यही रूटीन रही कि वो नशा करके आते थे और आपको आके मारते थे। काम वाम करते थे आपका? कुछ काम नहीं, खुद सिलाई करती थी, काम नहीं करती था। अभी उसने रक्षा पकड़ा था, जी रक्षा पकड़ा था। जब आप सिलाई करके जो पैसे आता था उससे आप घर चलाते? जी घर। और वो क्या करते थे? वो कुछ भी नहीं करते। तो वो नशे के पैसे कहाँ से आते थे? नशे के पैसे मेरे से देता था। क्यों देती थी आप? वो नहीं देती थी, मारता था, मुझे बोलता नहीं देती, गिने कब जाए यहाँ से, रसमी के बच्चे दे लेते थे। कितनी आप इतनी बहादुर थी, आपने कहा बस मैं मार खाती रहती मैं बच्चों की वजह से, मेरे से बच्चे छीन के मुझे बाहर गली में बिठाते थे, ताला लगा लेते थे बच्चे को अंदर, बच्चा रोते रहे अंदर, ताला लगा। आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस जगह से? मानसरा से। आप कहीं वहाँ किसी के पास नहीं गई? इर्द गिर्द पड़ोसी कोई थाना? पड़ोसी भी देखते थे, सब बोलते थे क्या, हर किसी कोई इसकी इज्जत से, हर कोई अपनी इज्जत से डरता था। ये खुद गंदा था, उसकी जुबान गंदी थी, हर कोई डरता, गालियाँ देने लग जाता, बोलते इसने शराबी से क्या मुँह लगाए हम लोग। अच्छा, तो आपने इस तरह 7 साल गुजारे। अभी अब आप जो इनके पास आई हैं तो वो आपका क्या इशू लेकर जो है वो आप लियाकत साहब? जो मेरी माँ बनी उसके पास रह रही थी ना, तो आपको निकाल दिया था घर से? नहीं निकाला, मैं अभी भी उसके साथ ही रह रही हूँ। उसकी बेटी थी, फिर उन भाई के पास लेके मुझे आई थी, भाई ने मेरा इतना इंसाफ किया, मेरा बहुत भाई। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप अपने शौहर को छोड़कर अपने किसी जानने वाले के घर आ गए, किसी खातून के घर, तो आपने ऐसा क्या हुआ कि अब आपने सोचा कि नहीं बस बहुत मैंने मार खा ली, अब मैं शौहर को छोड़ूं? क्या हुआ था? नहीं, उसने खुद दी है ना तलाक करने सकती। अच्छा, उन्होंने आपको तलाक दी? तलाक दी। तो कोई मौजूद था आपके साथ उस वक्त? हाँ मौजूद थे। कौन था? वो उसकी बहन भी थी। अच्छा, 2 लेडीज और थे, एक बंदा था, उसने बुलाया था अपना। अच्छा, तो उन्होंने आपको 3 मरतबा जी तलाक दे दी है। और तो आप अपने बच्चों को लेकर? जी, मैं बच्चों को लेकर आई, फिर 1 महीना बच्चे मेरे पास है, उसने फिर मेरे से ले ली, फिर मुझे आज दिन तक बच्चों की शक्ल नहीं, अभी भी लियाकत भाई ने मुझे जो लेके दिए बच्चे। अच्छा, मतलब इनका कहना ये है कि लोग भी मौजूद थे और उन लोगों की मौजूदगी में इनके मियाँ ने इनको 3 बार तलाक। लेकिन हुआ ये है कि जब इनके इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए, जब उसने मारपीट करना शुरू कर दी, काम भी नहीं कर रहा था, जैसे इसने बताया कि उसका जो इखलाक था वो मोहल्ले वालों के साथ भी सही नहीं था, उनके साथ भी लड़ता झगड़ता था, तो कोई अगर इसके साथ किसी किस्म का झगड़ा करता था तो कोई मोहल्ले वाले भी बीच में नहीं आते थे। माँ उसकी थी नहीं, अच्छा उसकी बहनें थी या उसका भाई था, वो इसकी फेवर नहीं करते थे, वो अपने भाई की फेवर करते थे। 8 महीने पहले उसने इस सादे कागज़ के ऊपर सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तलाक तलाक तलाक। ये 3 लफ्ज़ जो है ना उसने लिख के इसको बच्चों समेत निकाल दिया। इसकी जो मुंह बोली वालदा बनी हुई है, ये उनके पास आ गई, ये वहाँ रह रही थी। अच्छा, जब ये वहाँ रह रही थी, वहाँ ये अपना सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी, इसी दौरान फिर 1 महीना पहले इससे बच्चे छीन के ले गया। अच्छा। ताकि बच्चे इसके पास नहीं होंगे, ये फिर मेरे से रब्ता करेगी या कोई भी सिलसिला बनेगा। अच्छा, मतलब अब बात ये है कि वो मान नहीं रहा कि उसने आपको तलाक। सुने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, जब बच्चे इससे ले गया तो इसने उससे रब्ता किया कि आप मुझे बच्चे दे दें, तो उसने बच्चे देने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि वो रक्षा चलाता है, बच्चे सारा दिन घर में बंद करके जाता था, उनको बाहर से ताला लगा के
खुद सारे दिन नशा करना, रिक्शा चलाना, बच्चे घर में जो है ना वो बंद पड़े हुए हैं, या कभी कभार बच्चों को भी रिक्शे के अंदर लेके फिरता था। इनकी जो है ना वो ज़िंदगी को खतरा था। इसी दौरान इसने काफ़ी भाग दौड़ की कि मुझे बच्चे कहीं से मिल जाएं। जब इसको बच्चे नहीं मिले तो उनकी एक बेटी है, वो सोशल वर्कर है, वो काम करती है, तो वो मेरे पास लेके आई। ठीक है। वो पेपर मेरे पास लेके आए कि ये उसने तलाक दी है। अभी वो मान नहीं रहा है कि मैंने इसको तलाक दी है, इसको कहता है कि आप वापस आ जाए। तो क्या इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हाँ। क्योंकि ये तो नहीं जाना चाहती है, कहती है एक तो मुझे मारते पीटते और दूसरा इसने मुझे तलाक दे दी है, मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी सूरत नहीं रहूँगी। अब रुजू नहीं कर तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप पहले फतवा लेके आएँ, एक सवाल लिख के दिया इनको कि आप ये इसकी काफ़ी साल लगाएं और लिखें कि ये लोग मौजूद थे, उसमें हमारे मुफ्तियान कराम क्या फरमाते हैं कि इसमें तलाक हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, वहाँ से फतवा आ जाएगा। तो आपके पास क्योंकि प्रूफ नहीं है, अगर ये खातून शादी करती है तो इसके खिलाफ जाके जो है FIR कटवा देगा, मैंने तो उसको तलाक दी नहीं, ये पेपर भी जेल या मुकर जाएगा। अच्छा, तो इसी फिर दौरान इन्होंने फतवा लिया आपने? नहीं, फतवे के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। लेकिन इन्होंने कहा कि कम से कम बच्चे तो मुझे दिलवा दें। तो फिर मैंने एक पिटीशन फाइल की बच्चों की रिकवरी के लिए। ओके। जिस थाने की हदूद में रहता था, फिर अदालत ने हुक्म दिया उस SHO को कि आप बच्चे उठा के कोर्ट में ले आए। जब कोर्ट के अंदर जो है ना पुलिस ने उसके घर पे रेड किया, रात को बच्चे उठा के ले आए कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने जब पूरे हकायक उसके सामने अदालत के, तो बच्चे उन्होंने वालिदा के हवाले कर दिए कि बच्चे जो है ना आप इनको रखें। तो अभी हम जो है ना बच्चे इनको दिलवाने के बाद वहाँ से फतवा भी हमारे पास आ जाएगा। तो फिर उस फतवे की रोशनी के अंदर फिर हम इसका केस तैयार करेंगे मेंटेनेंस का और सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले ही बच्चों की हुई? इसको जो है ना बच्चे कल ही मिले, कल ही मैंने इसको दिलवाया। शुक्र है अल्लाह का कि बच्चे तो वापस आ गए। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं आप लियाकत साहब, यहाँ पर तो इस केस में तो फिर भी आपकी नंद थी और एक और आपको ही बता रही है मौजूद थे जब उस शख्स ने इनको तलाक दिए। लेकिन जब आप घर में होते हैं, अक्सर आपके घर में, और ये काम होता ही गुस्से में है, कोई ठंडे माहौल में बैठकर नहीं आपको कहता कि मैं आपको जो हूँ मैं आपको फारिग करता हूँ, आपको तलाक। हीट क्रिएट होती है, गुस्सा होता है, किसी तरह की लड़ाई होती है। लेकिन आप चार दीवारी में हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है और लड़ाई के दौरान हस्बैंड अपने उस राइट का इस्तेमाल करते हुए आपको तलाक दे देता है, 3 लफ्ज़ वो कह देता है और कोई नहीं है वहाँ पर। तो फिर उसकी दी हुई तलाक की और उस औरत की जो वो कह रही है कि मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी, क्या हैसियत है शरन भी और ये कानूनी क्या हैसियत है? शरई तौर पे तो उसकी तलाक हो जाती है। हाँ। ठीक है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है और वो मुकरता है। वो बाद में जो है ना तलाक देने के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, वो कहता है मैंने तलाक दी नहीं, मैंने तो मजाक में आपसे कहा था। हाँ। लेकिन शरन ये तलाक हो जाती है। हमारे उलमाए कराम भी कहते हैं कि तलाक तो उसको हो गई, उसने मुंह से कह दिया। अब वो कहता है जी बाद में, क्योंकि उनके फिर अलग अलग जो है ना वो मौके इख्तियार कर लेते हैं। कोई कहता है कि मैं जो है ना वो मैंने नशा किया हुआ था, मेरे मुंह से निकल गया। कोई कहता है मैं गुस्से की हालत में मेरे मुंह से निकल गया। कोई कहता है मैंने दी नहीं है, गुस्से में ही दी जाती है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ जो है ना उनके मौके इख्तियार करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास लोग आते हैं, बाद लोग ऐसे होते हैं फतवा लेके लड़की की शादी कर देते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि लिटिगेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको फिर अना होती है, उसने बदला लेना होता है कि ये खातून मेरे से चली गई, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका घर तबाह करूंगा। अच्छा लियाकत साहब, यहाँ मैं एक चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें, ऐसी ख़वातीन देख रही होंगी जो यकीनन अपने घर में, वैसे अल्लाह सबको सुखी रखे, खुश रखे, आप सबके नसीब अच्छे रखे, लेकिन ऐसी बहनें ज़रूर होंगी जो इस तरह की सितम ज़रफ़ी बर्दाश्त कर रही होंगी अपने घर में अपने मर्दों की। और शायद अक्सर मर्द ऐसा गुस्से में करते भी हैं, एक बार तलाक दे दी, एक बार कह दिया या 2 बार कह दिया, या हो सकता है 3 बार भी कह दिया हो, लेकिन आप उस चीज़ को लोगों के सामने नहीं रख पा रही हो। क्या तरीक़ेकार होना चाहिए एक औरत जब उसको पता है कि मेरे मर्द ने मुझे 3 बार तलाक दे दी, वो कहाँ जाए, किससे रब्ता करे, क्या तरीक़ेकार है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग वहाँ मौजूद हैं, मेरे ख्याल में उनको गवाह बना ले फौरी तौर पे। ना हो गवाह, फिर अगर गवाह नहीं है तो जो भी उसके रिश्तेदार हैं, जो भी, उनको जाके बताया कि इसने मुझे तलाक दे दी है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उसके जो अपने घर वाले होते हैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे होते, लड़की की बात पे यकीन नहीं कर रहे होते। अगर वो नहीं करते तो दूसरा रास्ता फतवे का है। तीसरा रास्ता, अगर उस लड़की इतनी तंग है, उसके साथ नहीं रह सकती है, उसको खर्चा नहीं देता है, उसको सुख नहीं रखता है, अगर वो उसको पसंद नहीं है, तो उसके लिए फिर कोर्ट का रास्ता है, खुला का रास्ता है। लेकिन लियाकत साहब, हम तो इतने जालिम लोग हैं कि हम अपनी बेटी को ये कहते हैं कि तुम्हें तो पता है उसके मिजाज का, वो तो है ही गुस्से वाला, उसको समझ ही नहीं आया होगा उसने क्या कहा, और इस वजह से तो क्या कितना बड़ा जुर्म, मेरे ख्याल में जुर्म भी है। और उसके घर वाले भी उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। शौहर ने तो ज्यादती उसके साथ कर दी, उसके घर वाले भी अगर उसको सजेस्ट करते हैं इन हालात की रोशनी में कि आप वापस उसके पास जाएं, वो गुस्से वाला है, उसका मिजाज गुस्से वाला है, तो मेरे ख्याल में उसको नहीं सजेस्ट करना चाहिए। उनको बच्ची की बात माननी चाहिए और उसको जो है ना उस मसले को हल करना चाहिए। अगर उसने तहरीरी तौर पर नहीं लिख के दी, उसको बिठा के उससे लिखवानी चाहिए। अगर वो नहीं लिख के देता है तो फिर कोर्ट में जाना चाहिए। आपको वहाँ से अपना प्रूफ लें आप, 2-2.5 महीने में आपको कोर्ट फैसला दे देती है।
डिग्री दे देती है, उसके बाद आपने यूनियन काउंसिल के अंदर जाना है, वहाँ से कंफर्म करानी है खुला जो है, उसके बाद आप उसकी शादी कर सकते हैं। इस मामले में क्या होगा कि वो कहते हैं हमने 3 मरतबा तो नहीं की, मैंने तो 2 बार कहा था या मैंने 1 बार कहा था, फिर इसमें क्या किया जाए? वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो 3 मरतबा कहने के बावजूद ही मुकर जाते हैं, लेकिन जो मतलब खौफ खुदा रखते हैं, हाँ। जो मतलब है कि उनको अल्लाह का डर और खौफ होता है, वो तलाक दे भी देते हैं, जो अपनी औरतों को जला देते हैं उनमें तो फिर अल्लाह ही ऐसे लोगों का हाफिज हो। नहीं, ऐसे लोग तो फिर वो अनपढ़ लोग हैं ना सारे, इस तरह के अनपढ़ लोग होते हैं, उनको तो फिर किस चीज़ का खौफ नहीं होता है, वो तो आप उनको इंसान नहीं कह सकते, आप हैवान। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये रुबीना बीबी, आप मुझे अभी बता रही थी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मारपीट का तो जो सिलसिला है शायद बड़ा आम सी बात है जो लोग करते हैं, अपने कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये एक बुराई है जो मर्दों में मौजूद है, लेकिन उन्होंने आपको जलाया भी। ये कितने अर्से पहले की बात है? 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की। तो क्या क्या किया था ऐसा आपने कि इस तरह की उनको हरकत? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जैसे पिया उसने बैठ के घर में शराब पी, एक दफ़ा पी, दोबारा पी, तीसरी दफ़ा उसने जैसे पिए ना तो कैसे तो वहाँ घूम गया, उसको मुझे बोलने लगा ये काम कर, मैं काम किया, मैं बीमार थी बहुत, जैसे चिले में थी, ये बच्चा था, ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते मुझे बोलने लगा ये घर में उठ के वो काम किया, फिर मुझे बोलने लगा इसमें ये बर्फ़ डाल के दी, वो मैंने बोला मुझे दाल मोट डाल के दी, मैं वो डाल के दिए, मुझे लगा यहाँ पे बैठे, मैं बैठी, उसने इतना ज़ोर से चमाटा मुझे दिया, यहाँ पे बैठी थी पास। हाँ। मैं फिर भी खामोश हो गई, इस वक्त इसने पिया मुझे बहुत मारेगा, फिर मैं उसके बाद से दूसरी तरफ मारा, फिर उसने मेरे कुछ चुटिया से पकड़ के पूरे कमरे में घसीट के मारा, फिर उसके बाद मैं उसकी बहन के घर पे भाग के निकल गई, मैंने बोला मुझे मार देगा, बच्चा और दोनों रो रहे थे, ये भी छोटा था, फिर वहाँ से मुझे लेके आया मार, तो वो बहन बेचारी कुछ नहीं बोल सकी, वहाँ से मुझे घसीटते फिर तीसरी मंजिल पर लेके गए चुटिया से, वहाँ जाकर अंदर उसने मुझे बहुत मारा, फिर उसने ऊपर मिट्टी का तेल फेंका मेरे ऊपर, मिट्टी का तेल फेंका आपके ऊपर? हाँ फेंका, फिर उसने बोला मुझे माचिस दी, बोला इसको आग लगा, मैंने बोला मैं नहीं लगाती, मेरे छोटे छोटे बच्चे इनको देख कौन इनको संभालेगा, उसने बोला नहीं तूने लगाई, मैं खुद लगाऊंगा, ऐसे उसने माचिस की तेल जलाई, नीचे फेंकी, मेरे को आग लगती। या अल्लाह, फिर आपको कौन? फिर उसने खुद ही ऊपर मेरे पानी डाल फेंका, बाल्टी करके, पूरा मेरा चेहरा जल गया। तो आप जब आपके साथ इतना सब हो रहा था तो आप मतलब कहाँ क्यों नहीं गई आप? जाके आपने बोला क्यों नहीं कि ये आदमी तो जलाता मारता है मुझे? जैसे उसके बहन भाई भी अच्छे थे थोड़े, उन्होंने बोला छोड़ दो ये वो, बस बच्चों के पीछे फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बच्चों के पीछे जो है ऐसे मर्दों को आप लोग खुला छोड़ देते हैं कि वो माशरे में उसको ये मौके मिलते रहे मेरे साथ ऐसे ही करता रहे। अभी भी मैं जैसे लियाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं रुबीना साहबा का शुक्रिया अदा करूंगी और बस मैं यही कहूंगी कि जो हमारी औरतें हम लोगों को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। आपने खैर बड़ी हिम्मत की, आप उस आदमी के चुंगल से निकली, किस्मत अच्छी है आपकी, लियाकत साहब जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, आप इन तक पहुंची हैं। रब आपके लिए आसानियां करें, आपके बेटे आपके लिए आगे सुकून का बाइस बन सकें, दुआ है हमारी आपके लिए। लियाकत साहब मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगी कि ये जो लोग एसिड फेंक देते हैं, जला देते हैं, उसके बाद इनकी बेल हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी बेल ही ना हो और औरतें जो गवाही दें उस पर उनको सजा हो सके? एक और भी केस हमारे पास मौजूद होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इतनी कहानियां हैं, इतनी दास्तानें हैं, इतनी आप बीतियां हैं कि मैं तो कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ इस सीट पर बैठकर लोगों की कहानियां सुनकर, और मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी के ये रुख भी हैं, ये लोग अपनों के साथ ऐसा भी कर लेते हैं, वो रिश्ते जो प्यार मोहब्बत के हैं, जो आपकी निगहदाश्त करते हैं, जिनको देखकर आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि इनका होना हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, ये मेरे सर पर हाथ रख दें तो दुनिया का कोई शख्स मुझे छेड़ नहीं सकता या मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। जब वही शख्स हथियार लेकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपको दुनिया में रुस्वा करते हैं, तो फिर इंसानी हैसियत क्या रह जाती है? लेकिन साहब मतलब मैं आप जो केसेस लेकर आते हैं, मेरा रब जानता है कि मुझे खौफ आ रहा होता है। शुक्र भी करते हैं हम कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हम बड़े बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे प्यारे हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन ऐसे रूप भी हैं इस दुनिया में मौजूद जिसमें आपके अपने ही आपको जो है वो मारने और आपको ख़त्म करने में लग जाते हैं। देखिए, आपने अभी रुबीना जो बैठी हुई थी, आपने एक बात की कि जैसे शोवर तेज़ाब फेंक देता है या जला देते हैं। देखिए, इसके ऊपर हमारी अभी कौमी असम्बली ने और सूबाई असम्बली ने कानून पास की है, ऑर्डिनेंस पास की है
कि इनके जो केसेस हैं वो खसूसी अदालत के अंदर चलाए जाएंगे। ठीक है। अभी जो एसिड गर्दी जो आपने देखा हमारे पूरे मुल्क के अंदर हो रही है, खवातीन के ऊपर रिश्ता ना मिलने के ऊपर, शादी के इनकार के ऊपर, उस पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है लड़की के ऊपर, या लड़ाई झगड़े के ऊपर फेंक दिया जाता है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए। कुछ केसेस मेरे पास भी चल रहे हैं सेम इसी तरह। इनके फैमिली डिस्प्यूट के ऊपर खवातीन पे तेज़ाब फेंके गए, और इवन के वो केसेस चल रहे हैं अभी जो है ना, मुलजमान भी इसके अंदर गिरफ्तार हैं, उनको इंशाल्लाह सज़ाएँ भी मिलेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी पुलिस हमें मुतारिक नज़र नहीं आती। कुछ केसेस ऐसे हैं जिन खवातीन पे तेज़ाब फेंका गया, उनके चेहरे बिगाड़े गए। आप यकीन करें कि हम आला हुकाम को दरखास्तें लिख लिख के थक गए हैं कि आप इन मुलजमान को पकड़ें, पुलिस टेस्ट से मिस नहीं होती, वो पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, क्या इस वाले इसमें केस में बेल हो जाती है? जी बेल देखें नहीं होती है बेल जो है ना, क्योंकि 324 की सेक्शन इसको ऊपर लगती है, उसकी सज़ा है 10 साल देना। ठीक है। अगर लड़की माफ़ कर दे, एनओसी दे दे तो बेल हो जाती है। अगर नहीं देती तो फिर उसका ट्रायल चलता है, कोर्ट उस मुलज़िम को जेल के अंदर रखती है और जेल के अंदर रह के उस मुलज़िम का ट्रायल किया जाता है, उसको सज़ा। अच्छा, और लियाकत साहब, आप शायद यकीनन मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ऐसी भी औरतें मौजूद हैं जिनके शोहरों ने या इवन के घर वालों ने भी जो है, सासें नंदे भी इस तरह का काम करती हैं, या और भी कुछ लोग हैं कि आपने शादी से इनकार कर दिया, या आपने उस शख्स को छोड़ दिया है, शायद आपने उससे खुला भी ले लिया, या उसने आपको तलाक दी, उसके बाद भी वो कहता है कि मैं इसको नहीं जीने दूंगा, और इस तरह की जो है वो हरकतें की जाती हैं। और वो जब आता है और आकर औरत से जो है वो माफ़ी मांग लेता है या उसको कह देता है मैं तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ, तो वो उसको माफ़ भी कर देती है। वो कहती है कि नहीं इसने नहीं किया। इस तरह की भी सिचुएशंस हैं। बिल्कुल, असल में लोगों की कुछ मजबूरियाँ भी आड़े आ जाती हैं, रिश्तेदारियाँ वगैरह होती हैं। एक आध केस में ऐसा हुआ है, ठीक, एक लड़की पे तेज़ाब फेंका गया, बाद में उस लड़की को इतनी मजबूर कर दिया गया कि उसने जो है ना वो कम्प्रोमाइज़ किया, सिविल हॉस्पिटल का बर्न यूनिट जाके देखें लोग भरे हैं। उसके बाद उसने उनको माफ़ कर दिया, उसका उन्हें इलाज कराने की भी बात की, उसके बच्चों को पालने की बात की, तो कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं। लेकिन जहाँ तक आपने देखा जो खवातीन खुला ले लेती हैं या उनको डाइवोर्स हो जाती है, उनके जो एक्स हस्बैंड है उनकी जो दूसरी अगर शादी कर लें तो वहाँ पे भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, वहाँ भी उसको आए दिन जो है ना, अगर बच्चे उसके हो जाएं तो बच्चों के हवाले से उनको परेशान करते हैं, अदालतों को चक्कर लगवाते हैं। अगर उनके बच्चे नहीं है तो फिर भी उसके इंतकाम लेने के लिए कोई ना कोई हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। ये जो इंतकाम की बात है ना, कि अगर औरत उसके चुंगल से बच भी जाए तो भी वो बचती नहीं है, उसे खौफ ही रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को ना छीन ले, कहीं मुझे ना नुकसान पहुंचाए। इसी तरह का एक केस हमारे साथ मौजूद भी है, और इसी हवाले से फिर मैं लियाकत साहब से पूछूंगी भी कि क्या करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई क्या है, किस तरह आप एक बेखौफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि अब इस शख्स से मैं दूर हो गई हूँ लेकिन ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इरशाद बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, अजियत में हैं। जो इनके साथ हुआ वो मैं इन्हीं से जानलेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं जी। क्या हुआ इरशाद बीबी, शादी हुई आपकी? इतना अच्छा, इतना ख्वाब है औरत का दुल्हन बनना, और जब वो बनती है ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाबों को कैसे चकनाचूर किया जाता है। इसकी एक मिसाल इससे पहले मौजूद थी और अभी दूसरी इरशाद बीबी मौजूद हैं। शादी हुई, अपनों में हुई, गैरों में हुई? फूफी का बेटा है, सगी फूफी का बेटा। सगी फूफी का बेटा जी। अच्छा, तो फूफी कैसी थी? अच्छी, मोहब्बत से, प्यार से लेके गई? तो फड्डा कराती है मियाँ बीवी का। तो फिर शादी क्यों की? आपकी माँ को नहीं? अम्मी अब्बू की वजह से करा दी ना। अब्बू राजी हो गए कि मैं बहन के घर में ही शादी करूंगा। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 2 भाई, 4 भाई हैं और 5 बहनें हम लोग। अच्छा, तो इसलिए अब्बू ने मजबूर होकर मेरी शादी। अब्बू को पता था कि मेरी बहन कितनी लड़ाका है, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को जो है वो कुर्बान कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, इसलिए अब मैं इसलिए तलाक लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपका जो मियाँ था वो काम वाम करता था? नहीं, कुछ नहीं करता। शाम में कहता है औरतें कमाएं और मैं खाऊं। औरतें कमाएं और मैं खाऊं? हाँ, 500 दिन में खर्च कर देता। तो वहाँ जब आपकी शादी हुई तो फिर घर कैसे चलता था? घर वही देवर थे ना साथ में, वही चलाते थे। अच्छा। क्या करते, आप देवर का इंतकाल हो गया तो आपने फिर काम किया शादी के बाद? जी, क्या 1 महीने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। क्या काम किया आपने? नौकरी की, बाजी की। मतलब घरों में आपने काम, सफाई सुथराई आपने शुरू की। 1 महीना गुजरा और 1 महीने के बाद जब वो नहीं कमाता तो फिर आपको कहा गया कि अब आप काम करें। ठीक है, तो काम करके जिंदगी गुजर रही थी, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि वो क्या नाम है, मेरी जो बट्टे वाली थी उसकी लड़ाई हो गई भाई से। किसकी लड़ाई हो गई? मेरी बट्टे वाली थी ना। बट्टे सट्टे की शादी हुई ना उनकी। मेरी बट्टे सट्टे की शादी हुई थी, तो उसकी लड़ाई हो गई। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों अपना घर बर्बाद करूं जब मेरा घर सही चल रहा था।
उसके बाद मुझे मियाँ ने मारा, फिर मैं चली गई अपने घर। अच्छा, मतलब आपकी फूफी की बेटे से शादी और आपकी फूफी की बेटी की आपके भाई से शादी हुई, ऐसा ही है? ये आपकी क्रॉस मैरिजेस जिसे कहा जाता है, बट्टे सट्टे की शादी। अच्छा, मैं आपसे इस बारे में और भी बात करूंगी, लेकिन यहाँ तो आप और फंस जाता है। और ये गांव देहातों में या शहरों में बड़ी खानदानी गांव देहात के अंदर तो शादियां होती इस तरह हैं, क्रॉस मैरिज होती हैं अदले के बदले, बट्टा सट्टा जिसको हम कहते हैं। वो एक रिश्ता दे देते हैं, एक रिश्ता ले देते हैं। अब अगर इसके साथ शोहर का सलूक सही नहीं है, वो इसको मारता पीटता है, यहाँ शोहर मारेगा पीटेगा, वहाँ इतला पहुंच जाएगी, वहाँ उसका शोहर उसको मारेगा पीटेगा। एक नहीं दो खवातीन के घर खराब होते हैं। मेरे ख्याल में बट्टे सट्टे की शादी आपको नहीं करनी चाहिए, जो ना उसके अंदर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। अब अगर ये खातून तलाक भी होगी तो दो तलाक भी होगी तो दोनों को होगी और दोनों के घर खराब होंगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर एक बसी हुई भी हो तो उसको भी उजाड़ दिया जाता है, क्योंकि जबरदस्ती उसको उजाड़ दिया जाता है। अच्छा, आपका शौहर आपने कहा वो नशा भी करता था जी, तो आपका जो भाई था वो भी क्या आपकी भाभी को मारता था? नहीं, वो खुद मियाँ से लड़ती है, वो नहीं मारता, खुद वो मियाँ से लड़ती। वो मतलब आपका भाई वो मेरे भाई को पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है। अच्छा, लेकिन अदले बदले के चक्कर में उनकी शादी कर दी जी। अच्छा, तो आपका शौहर जो है, आपने बोला नहीं अपने बाप को जाके, नहीं बताया, अपनी पप्पो को नहीं बोला कि मैं तो भतीजी हूँ आपकी, आपका खून हूँ और ये आपके सामने मुझे मारता पीटता है? नहीं, वो तो खुद ही सिखाती है कि इसका घर, और जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन्हीं ने तो बेटी छीन ली। अच्छा लियाकत साहब, यहाँ एक मुझे बात बताएं, जब आपने एक बेटी को बसाना ही नहीं है, आपको पता है वो आएगी और अगले दिन से मैंने उस पर सितम करने हैं, मैंने उसको उजाड़ देना है, उसको तलाक, तो फिर आप लाते क्यों हैं दूसरों की बेटियों को? देखें, जो खानदानी रिश्ते होते हैं ना, हाँ। ये जो बड़े होते हैं वो बड़े कोशिश करते हैं कि अगर दो भाई हैं तो उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ तो जोड़ने वाली कोई चीज़ की शादियाँ हो जाएं, ताकि ये दोनों जो है ना खानदान हमारा टूटे नहीं। लेकिन जो उनकी आपस में नंदे होती हैं ना, तो उनका जो है ना इख्तलाफात में अक्सर देखने में आया है। अब यहाँ जो ये बात करी ना कि मेरी जो फुफो है वो उसको अपने बेटे को भड़काती थी, वो इसलिए भड़काती थी क्योंकि उसकी बेटी को जो है ना वहाँ पे वो रिश्ता मंजूर नहीं था, उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई, वो अपने शोहर के साथ रहती नहीं थी, उसको पसंद नहीं करती थी, वो आके अपनी वालदा को भड़काती होगी, वालदा अपने बेटे को भड़काती होगी, तो यहाँ से जो है इख्तलाफात शुरू हो गए। अगर वो यकीनन अपनी बेटी को समझाती कि आपका घर यही है, आपने यहीं रहना है, आपको कोई ख्वाब है तो आप उनको छोड़ देना ना, ठीक है, और अपने बेटे को भी समझाती है कि हमारा ख़ानदानी रिश्ते हैं, अगर हम ये रिश्ते तोड़ेंगे तो हम ख़ानदान से बाहर निकल जाएंगे और हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। उन्होंने बजाय समझाने के एक दरमियान के अंदर उन्होंने एक लड़ाई झगड़े का किरदार अदा नहीं किया। तो ये खानदानी मोरल, आप अपनी वैल्यूज को देख रहे हैं, ये आपकी वैल्यूज हैं कि अपने भाई की बेटी को लाकर और आप उसको दरबदर कर रहे हैं, उसको मारते पीटते हैं। कि आपका निकम्मा बेटा जो कमाता भी नहीं है, जो नशा करता है, उसके हवाले आपने अपनी भतीजी को कर दिया। किसी की बेटियों का आप लोगों को एहसास नहीं है। आप ये सोचें कि चलो कोई ये सोचें कि चलो दूसरे की बेटी है, लेकिन एटलीस्ट इंसानियत भी कोई चीज़ होती है कि आप अपने खून को लाकर जो है अपने ख़ानदान के नाम पर आप उसे दरबदर करते हैं। खौफ ख़त्म हो गया लोगों के दिलों से। कितने अरसे रही हैं आप उस आदमी के साथ? 5 महीने। 5 महीने। उसके बाद फिर आप अम्मी अब्बू के घर कह रहे ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे लूंगा, तेरी जिंदगी में यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, इतना हाँ, मतलब। और देवर ने भी यही कहा है कि तुम्हारे साथ एक चालाकी खेल चुका हूँ, दूसरी खेलने वाला। मैंने बोला तेरी माँ की हुकूमत नहीं है आप। नहीं तो क्या चालाकी खेल चुका है और मतलब क्या? बेटी छीन ली ना, उसी ने तो छिनवाई है बेटी। आप 5 महीने उस आदमी के साथ रही, उसके बाद आप घर आ गए। हाँ। और फिर उस वक्त आप जब बच्चा हुआ तो तब खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं दिया और खर्च देखने के लिए भी नहीं आया। उसके बाद लड़ाई खत्म कर दी, 15 दिन फिर रही हूँ, उसके बाद वापस से घर से निकाल दिया मार के। अच्छा, तो अभी 2 साल हो गए आपकी शादी को, आप 5 महीने अपने शौहर के साथ रही और अब आपकी एक बेटी है। तो वो बेटी किसके पास है? उसी के पास। उसके पास जी। और आपकी जो भाई की शादी हुई थी, मुझे उसकी भी बड़ी फिक्र है कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो वो बसी हुई है या वो भी अपने? नहीं, वही तो पहले गई है। अच्छा, वो अपने घर चली गई, फिर आपको भी इस तरह निकाला, मार के निकाल दिया घर से। अभी स्टेटस क्या है इनके रिलेशनशिप का? इनका स्टेटस ये है कि इनकी भाभी तो वहाँ चली गई है। हाँ। अब इस खातून को वापस लेके जाने के लिए तैयार नहीं है वो, ना अपनी बेटी वापस भेजने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ इनके इख्तलाफात शुरू हो गए। 2 साल तक इनने इंतज़ार किया, उसके बाद इन्होंने कहा, अब लड़की ने कहा कि मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे, और उनने उनसे मुतालबा किया कि आप तलाक दे दें अगर आप नहीं रखना चाहते। तो उन्होंने कहा कि हम ना इसको तलाक देंगे ना हम इसको छोड़ेंगे और ये ऐसी बैठी रहेगी। तो उसके बाद फिर हमने कोर्ट से रजू किया है, फैमिली कोर्ट से,
तो अभी उनको केस दाखिल है, समन्स उनको गए हैं। अभी देखते हैं कि जुलाई की डेट है, क्योंकि जून के अंदर छुट्टियां हैं कोर्ट की। अच्छा। जुलाई के अंदर आगे क्या पेशरफ्त होती है। सही। तो इरशाद बीबी, अब आप क्या चाहती हैं? रहना है उस आदमी के साथ? नहीं रहना चाहती हैं। अब आप खुला लेना चाहती हैं? जी। अच्छा, तो उसके लिए तो एप्लीकेशन दायर हो चुकी है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी अपनी बाजी क्या रह रही, जिनके पास आप काम करती जी। हैं। तो अब आपके वालिदैन आपके साथ हैं या नहीं? वो पंजाब में रहते हैं सब। नहीं, मतलब उनकी आपको सपोर्ट है, वो आपको फेवर करते हैं कि मेरी बेटी सही कर रही है, या वो कहते हैं नहीं? कल मैंने अब्बू से भी बात कर ली थी कि मैंने ये कदम उठा लिया, कह रहे हैं कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। अच्छा, तो वो अभी आपकी फुप्पो और उन लोगों का आपस में ताल्लुकात हैं? अब तो ख़त्म हो जाएंगे ना जब मुझे तलाक मिल जाएगी। और आपका भाई भी आपकी भाभी को तलाक दे रहा है? नहीं, उसकी मर्जी है, जो वो खुद जाके जान छुड़ाए ना। जब हम लोगों ने फैसले के लिए उसको बुलाया था कि आप आ जाए, आमने सामने बैठ के फैसला ख़त्म कर लेते हैं, फिर नहीं आया। वो कहने लगा नहीं करूँगा मैं, तुम लोगों की ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म। अच्छा, तो आपका शौहर भी यहीं कराची शहर में ही रहता है? पूरा पता नहीं है कि पंजाब में रहता है क्या कराची। अच्छा, तो अभी इनके बच्चे की आप बच्चा लेना चाहती हैं वापस? लेना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों की वजह से नहीं ले रही, और दूसरे वाले मियाँ की वजह से। कल को वो ना पट्टा कर। दूसरा वाला मियाँ मतलब आपने दूसरी शादी करूंगी ना, लेकिन वहाँ पे यही हो कि वो बच्चा नहीं रखे तो फिर मुझे क्या हो, मैं कैसे रह पाऊँ? अगर सब आप मुझे समझाएं, मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही है क्या कह रही है। देखिए, इस खातून का यह है कि मैं इस शख्स से खुला लेके साफ ज़ाहिर मैंने वालिदैन के घर में नहीं बैठना है, तो मैंने दूसरी शादी करनी है। इसीलिए मैं बच्चा नहीं लेना चाह रही कि अगर मेरे पास बच्चा होगा तो दूसरी शादी, मेरा रिश्ता नहीं आएगा, या वो मेरा शौहर जो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं तो इनसे यही कहूँगा कि ये बच्चा अगर चाहें तो मैं इनको दिलवा देता हूँ, और उसके खर्चे का केस करें, अपने बच्चे की कफालत करें, इसके वालिदैन भी उसके ख्याल करेंगे। या पता नहीं बच्चा किस हालत में होगा, वो वहाँ उसकी सही तरबियत हो रही है नहीं हो रही, वहाँ उसका बीमार है, उसका इलाज मुआवजा होता है नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चे की जो है ना माँ बेहतर तरीके से परवरिश कर सकती है। शायद बीबी, मर्द तो मर्द है जी। मैं ये नहीं कह रही कि हर मर्द बुरा है जी। अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे अच्छे मर्द मौजूद हैं। आपके वालिद साहब आपके लिए बड़े बेहतर हैं, उन्होंने एक ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया। लेकिन ऐसे भी मर्द हैं जो आपके शौहर जैसे हैं। तो मर्द का तो ऐसे ही है ना 50-50, लेकिन औलाद तो अपने जिस्म का टुकड़ा होती है ना, अपना हिस्सा होती है। तो क्यों नहीं उसको अपने, अच्छा मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि एक माँ फैसला कर चुकी है, प्रॉब्लम आ रही है कि उस पे मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि एक वो उस बच्चे, आपको नहीं लगता वो आदमी जो नशई है, जो आपको मारता पीटता है, वो है भी बेटी, वो उसकी क्या तरबियत करेगा? आप अपनी बेटी को, और जो शख्स आपकी बेटी को ना कबूल करे, तो ऐसे शख्स के साथ तो आपको वैसे भी शादी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप अभी परेशान हो, आप सही बेहतर फैसला नहीं कर सकती हो। और मैं इरशाद बीबी का शुक्रिया भी अदा करूंगी कि आप आई, और अल्लाह करे आपकी मुश्किलें हल हो, आप अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। ये जो दोनों केसेस आज हमने डिस्कस किए हैं ना, इनके पस मंज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि लड़ाई हुई और अगले दिन तलाक हो गई, या एक दिन लड़ाई हुई और अगले दिन औरत अपना घर छोड़ के चली गई। इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन है जो औरत को दिया जाता है, या वो सितम है या वो जुल्म है जो वो बर्दाश्त करती है। हमें करना क्या चाहिए? जब पहली बार एक आदमी अपनी औरत पर हाथ उठाता है तो उससे क्या करना चाहिए? आवाज़ उठानी चाहिए या सर झुका लेना चाहिए? मुझे नहीं पता। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से भी चाहूंगी और लियाकत साहब से भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक सवाल मैं छोड़ के गई थी, और मैं इस वक्त अपने आप लोगों को दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग कॉल कीजिए। मैं कॉल शामिल करूंगी अपने इस सेगमेंट में, और आप लोगों की राय जानना चाहूँगी, क्योंकि शायद मैं कुछ कहूँ तो आप लोगों को ये लगे कि मैं शायद जज्बाती हो रही हूँ या मैं औरत का साथ ज़्यादा दे रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि जब एक मर्द एक औरत पर हाथ उठाता है, पहली बार हाथ उठाता है, चाहे गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब एक मर्द औरत पर गलती हो उसकी या ना हो, या अपनी जो है वो
हाथ उठाता है तो औरत को क्या करना चाहिए? आवाज़ उठानी चाहिए या उसे अपना सर झुका लेना चाहिए? ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। और यूसुफ साहब आ गए हैं, यूसुफ साहब से जानते हैं, उसके बाद मैं यही सवाल लियाकत साहब आपके सामने भी रखूंगी। जानती हूँ और पूछना चाहूंगी कि आपने इतने केसेस देखे, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है और इस पे कानून क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप? बेटा बहुत ही संजीदा, बहुत ही गंभीर और बहुत ही टॉपिक आपका ऐसा है कि, लेकिन एक चीज मैंने देखी है बेटा, जो मेरी इतने साल की उम्र के तजुर्बे में है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और हमें औरत की अजमत का और उसके तकद्दुस का और उसकी अहमियत का अंदाजा है। अच्छा, ये जितना भी बातें हो रही हैं बेटा, इसमें मैंने ये महसूस किया है, जो एक मखसूस तबका है जो मासियाँ कहलाती हैं और ये काम करती हैं, इनकी एक बरादरी है और उसी बरादरी में ये सिस्टम के मर्द जो है बैठ के घर में हुक्का पीता है और औरत काम करती है। बेटा ये 90% उसी इलाके में, उसी लोगों में, उन्हीं लोगों में है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आम तबके में ये नहीं है। और औरत मैं कटा कलामी की माजरत चाहूंगी यूसुफ साहब, मैं बहुत माजरत चाहूंगी, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ये कह सकती हूँ यहाँ बैठकर कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत हाई फाई लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उनके घर में ये सब कुछ होता है जो आज एक आम औरत जो हमारे घरों में काम करती है, जिस तकलीफ़ों से वो गुजरी है, लेकिन वो एक स्टेटस सिंबल लाइफ गुजारने वाली औरत कह ही नहीं सकती कि मेरे मुआशरे में मेरे मर्द को तो इतनी नामी गिरामी नाम से जाना जाता है, उसकी इतनी इज्जत है। अगर मैं जाके लोगों से कहूँगी कि ये घर में इसकी ये शक्ल है या ये मेरे साथ ये करता है, तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। आप ये ना सोचें कि एक तबका है जिसमें ऐसा हो रहा है, पढ़े लिखे भी और बड़े अनपढ़ लोग मौजूद हैं। मेरा मुताला तो यही था। हाँ। लेकिन आपने भी बात बड़ी अच्छी करी है बेटा, और आपके जो मेहमान साहब बैठे उनसे भी ये कहूँगा कि ऐसे लोगों पर लानत है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये नफ्सियाती मरीज हैं और कुछ भी नहीं है। जब उनके पास स्टेटस भी है, सब चीज है, तो उनमें इतनी तमीज नहीं है, इसका मतलब वो नफ्सियाती मरीज। अच्छा यूसुफ साहब, जब औरत जब ओके चलिए, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपकी कॉल का। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि जरूर आइए और आज मेरे सवाल का आप जवाब दें कि जब मर्द औरत पर हाथ उठाए तो क्या करना चाहिए? सर झुका लें, मार खाएं या फिर आवाज़ उठानी चाहिए? मैं बगावत करने की बात नहीं करी, मेरे इस जुमले में इस औरत की तकद्दुस, उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत का ख्याल करते हुए सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये औरत है इसलिए ये बात कर रही है। लियाकत साहब आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि ये यूसुफ साहब खुद ही ज़हनी मरीज हैं और इनको पता ही नहीं है लोगों के साथ मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। इनको आना चाहिए, इनको आना चाहिए कि जिन लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म होता है, उनको अदालतों में अंदर आके उनको देखना चाहिए कि कितनी फैमिली कोर्ट्स हैं जो भरी हुई हैं। खवातीन जिनको शोहर खर्चे नहीं देते, जिनको घरों में तशद्दुद करते हैं, जिनके बाजू तोड़ देते हैं, उनको घरों से निकाल देते हैं, वो खवातीन दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ये फैमिली कोर्ट्स किस लिए बनाई गई हैं? अच्छा, उनको आना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है। वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि एक तबका है, ये नफ्सियाती मरीज है, उसको निकले ना, उसको पता चले ना, दुनिया बदल गई है, ये पुराने वक्त के लोग हैं। इनको बोलो कि अभी हर एक आदमी के पास मोबाइल है, यहाँ पे लोग जो है ना जाते हैं, अब वो पहले वाला माहौल नहीं रहा है। ठीक है, अब औलाद अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये तमाम चीजों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए हम तनकीद तो करते हैं जी, ये एक ऐसा तबका है, ये नफ्सियाती मरीज हैं, गरीब लोग हैं। ये आप देखें ना, अमीरों में ऐसी बीमारियां बहुत सारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो मैं समझता हूँ ये तो शादर नादर लोग हैं, गरीब लोग हैं बेचारे जो है ना, ये तो कम इनके वाकयात आते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो है ना, और वो बोल भी नहीं सकते, उनके तो बहुत सारे वाकयात हैं। इनसे कहें कि एक दिन के लिए आ जाएं सिटी कोर्ट में, इनको पता चल जाएगा कि वहाँ खवातीन के साथ जो है ना क्या क्या शिकायतें आके करती हैं वो पढ़े लिखे लोगों की, जजेस को क्या बताती हैं, उनके साथ क्या होता है जो ना। हाँ। तो ये चीजें जो है ना इस तरह नहीं कहना चाहिए हमें। मैं कहता हूँ कि अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये आपकी बीवी है, आपकी इज्जत है, आपकी औलाद है, आप इसको इज्जत से रखें, एहतराम से रखें, आप इसका ख्याल करें, ये किसी की बेटी है, आपके घर की इज्जत है। नहीं जी, आपका बेटा कुछ कर रहा है, आपकी बीवी बजाय उसको समझाने के जो है ना वो कुछ और पटियां पढ़ा रही है, उसके लिए नए रिश्ते ढूंढ रही है। ये अच्छा ये बताएं कि एक मर्द जब इस
सिचुएशन में आ जाता है, इस लेवल पर आ जाता है, उसका माइंड स्टेटस ये हो जाता है कि एक औरत जो है वो पाँव की जूती है, मुझे उसे मारना है और उस पर जुल्म करना है और मैं जिस तरह चाहूँ उस पर जुल्म सितम ढा सकता हूँ। लेकिन उसकी तरबियत भी एक औरत ने की होती है और उसको संभालने वाली भी एक औरत होती है। जब भी रिश्ते, जब भी कोई भी किसी भी लड़की की शादी होती है, माँ बाप दोनों तरफ से बड़ी चाहत से, बड़ी मोहब्बत से दो खानदानों का मिलाप होता है। जब आप बड़ी चाहत मोहब्बत से शादी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे हाल के अंदर शादी करते हैं, आप अच्छे कार्ड छपवाते हैं, अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाते हैं, बच्चे की शादी हो रही है, तो मेरे ख्याल में इस चीज को आप मेंटेन रखें। जो ना आप अपनी बहू के साथ रवैया अच्छा रखें। उसको देखें, एक औरत की जो जिम्मेदारी है नान नफके की, एक चादर चार दीवारी के तकद्दुस की या उसकी इज्जत एहतराम की, ये मर्द की है या उसके जो फैमिली के मेंबरान हैं उन सब की है। जो ना हमें उसको इज्जत देनी चाहिए, बजाय उसके एक औरत आती है, आप उसको कहते हैं जी आप जाएं नौकरी करें, आप कमा के आ जाएं। हम झूठ पे तो रिश्ते कायम करते हैं। हाँ। हम कहते हैं लड़का हमारा बीए करके आया हुआ है, पता चला वो मैट्रिक पास भी नहीं है। उसकी जो है ना आप कहते हैं जी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है, पता चला वो तो किसी होटल में काम करता है और वहां पे झूठ बोलकर तो हम रिश्ते तय करते हैं। जब झूठ की बुनियाद पे हम रिश्ते तय करेंगे और उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यही होगा कि फिर हम ये बताएं, मुझे याद है कि हाँ मेरी एक खातून से बात हुई थी इसी हवाले से और उनका कहना ये था कि पहले यही कहा गया कि ये बड़ी अच्छी फर्म में जॉब करता है, विजिटिंग कार्ड झूठे छपवा लिए जाते हैं और आप आराम से छपवा सकते हैं, वो दे दिया गया। और जो जेवर चढ़ाया गया वो उस वक्त कहा गया कि वो गोल्ड का है और जब वो बाद में चेक किया गया तो वो जेवर भी जो है वो जाली था। मतलब फ्रॉड हुआ ना, ये सिंपल फ्रॉड है। निकाह तो आपने असली किया, शादी आपकी बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से शरई तरीके से हुई, लेकिन आपके साथ टोटल फ्रॉड हुआ। तो फिर क्या करें लोग? इसमें कोई है कानूनी कार्रवाई? बहुत सारे जो है ना इसमें शादी फ्रॉड केसेस भी आते हैं हमारे सामने। ऐसा भी होता है कुछ लोग मतलब है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय कर लेते हैं, उनसे उसके बदले में जेवर ले लेते हैं और पैसे ले लेते हैं, बाद में कहते हैं हम तो रिश्ता नहीं देते, आपको जो करना है आप कर लें। जो ना ऐसे बहुत सारे वाकयात भरे पड़े हैं। मेरे पास 2-3 केस चल रहे हैं इस तरह, जो है लड़कों के साथ धोखा हुआ, इस तरह लड़कियों के साथ भी धोखा हुआ, उनके फैमिलीज के साथ भी धोखा हुआ। तो मेरे ख्याल में ऐसे जो फ्रॉडिये लोग हैं उनसे हमें बचना चाहिए। आप कहीं भी अगर अपनी बच्ची की या बेटे की शादी करते हैं तो दोनों तरफ से आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करके छानबीन करके आप अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं या आप ये मत सोचिए कि मुझ पर बोझ है और बस आप आगे की मुश्किलात, आगे की परेशानियों से बचने के लिए आपको तमाम चीजें उसकी इंक्वायरी करके उसके बाद आप जो है ना ये अपनी रिश्तेदारी करें। अगर हमें मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी सीधा चीजें हैं कि अगर गैरों में से रिश्ता आता है और अब आपको लड़के की इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो आप खास तौर पर कौन सी 3-4 चीजें हैं जो आप कहेंगे कि लाजमी इन पर इन्वेस्टिगेशन लड़की वालों को करनी चाहिए? देखिए, एक तो लड़के के कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले पूछना चाहिए कि वो किस किरदार का मालिक है। ठीक है, उसके बाद किससे पूछेंगे? घर वाले तो कहेंगे मेरा बेटे से जैसा है ही नहीं। उसके दोस्तों से पूछें, उसके मोहल्ले से पूछें, जिसके साथ उठता बैठता है, खामोशी से आप उनको पता नहीं चलने दें। उसकी फैमिलीज के बारे में पूछें, उनके बिजनेस के बारे में पूछें, वो क्या काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता है। जो हाँ, पता नहीं ठीक है। और इसके अलावा आप ये तमाम चीजें मालूमात करें। इस तरह अगर कोई लड़के वाले हैं तो उनको भी लड़की वालों के बारे में मालूमात करनी चाहिए। एक पता होना चाहिए कि हम कोई किसी के साथ रिश्तेदारी कर रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। खेल नहीं है, सारी जिंदगी का ये। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है। एक दिन जो है ना वो बात होती है, दूसरे दिन रिश्ता तय हो जाता है, तीसरे दिन शादी हो जाती है, चौथे दिन और यहाँ पर ये एक बड़ी खासियत है कि अगर सामने वाला चौथे दिन झगड़ा हो जाता है, महीने बाद 2 महीने बाद बहुत जल्दी करे कि नहीं हमें बाहर जाना है या मेरी बेटी आ रही है, आप जल्दी जल्दी शादी कर दें। इसमें तो आपको और जो है वो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि आखिर ऐसा मामला क्या। लियाकत साहब, वो सवाल रह गया बीच में जो मैंने यूसुफ साहब के भी सामने रखा था, वो भी अपनी बात में उसका जवाब नहीं दे सके कि जब मर्द औरत पर हाथ उठाता है, जो उस वक्त औरत वैसे ही खत्म हो जाती है, मर जाती है, जब उसका सरपरस्त उस पर हाथ उठा ले, क्या करना चाहिए उस टाइम औरत को? सर झुका ले? मेरे ख्याल में ये तो मर्द को औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखें, उसके वालिदैन की इज्जत औरत करती है, उसको खाना पका के खिलाती है, उसको कपड़े धो के देती है, उसके रिश्तेदारों की इज्जत करती है, उसका एहतराम करना चाहिए, उसका एहसानमंद होना चाहिए। अगर मर्द ऐसा करता है तो जो औरत है उसको सबसे पहले उसको समझाना चाहिए। ठीक है, आप जो है ना ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपको इस तरह का रवैया मेरे साथ नहीं अपनाना चाहिए। अगर फिर भी वो बात नहीं आता, अपने सास ससुर से बात करें, अपने ससुराल वालों को बताया कि मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। अगर वो फिर भी बात नहीं आता तो उसके बाद अपने वालिदैन को बताए, वालिदैन को बताया कि उसको आप उससे बात करेंगे ना, ठीक है, कि मेरे साथ ये इस तरह का बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं। अगर वो नहीं करता है तो उसके बाद फिर उसकी मर्जी है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, तो फिर अपने माँ बाप के घर आ जाए और उसको बताए, उसकी जो भी शर्त रह दें, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आप मुझे इज्जत एहतराम से रखेंगे, मुझ पे हाथ नहीं उठाएंगे
और मैं तब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अगर वो नहीं करता है इस तरह की तो फिर उस औरत और वैसे भी जब आप इंसान की अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आपकी इज्जत नफ्स होती है, कोई कैसे आपकी इज्जत नफ्स को मजबूर कर सकता है। और आई थिंक अगर पहली बार कोई आपके साथ गलत करता है ना, आप पर हाथ उठाता है और आप नहीं बताते, तो उसको ये लगता है कि ये तो तैयार है मेरे लिए मुझसे मार खाने के लिए, तभी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि अगला इंसान मजबूर है, वो या वो ये सोच रहा है कि चलो किसी तरह से रिश्ता निभा लिया जाए। जब आगे पीछे अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि पीछे कोई सुनने वाला ही नहीं होता, तो औरत कहती है चलो मैं मार ही खा लेती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुनने वाले होते हैं, क्यों नहीं होते। मैंने जैसे कहा ना कि अगर शोहर मारता है तो सबसे पहले तो उसके जो अपनी सास ससुर हैं, उसके देवर हैं, उनको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि अपने घर को बचाने के लिए कि वो खामोश हो जाती हैं। अगर चले सास ससुर से बात नहीं कर सकती तो अपने वालिदैन से बात कर ले, अपने भाई से बात कर ले, अपने बड़ों से बात कर ले कि वो आके जो है ना बात करें। अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो ये सिलसिला रोक सकता है। एक मर्द बर्दाश्त कर सकता है कि एक औरत उसके सामने ऊंची आवाज में बात करे या उसको बोले तुम ये जो कह रहे हो वो मैं नहीं करूंगी, ऐसा हो सकता है? आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं करते हैं, नहीं कर सकते ना। तो आप सोचें, जिन औरतों को आप लोग धुतकारते हैं, जिनको आप मारते पीटते हैं, जिनको आप जला देते हैं, क्या उनके अंदर वो जज्बा नहीं? क्या उन्हें नहीं गुस्सा आता? क्या उनकी इज्जत नफ्स नहीं है? मर्द तो बर्दाश्त नहीं कर सकता एक ऊंची आवाज औरत की, क्यों? देखें, जब वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो मेरे ख्याल में उसको भी, अगर वो औरत ऊंची आवाज में बात करती है तो मर्द बर्दाश्त नहीं करता। औरत कोई अच्छी बात नहीं, औरत को जेब नहीं देता। लेकिन ऐसा कम होता है। अगर वो उसकी बात बर्दाश्त नहीं करता फिर उसको इस तरह की बात कहेंगे, उसको समझाने की कोशिश करें, उसको बताए मियाँ बीवी के क्या हकूक होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान क्या रिश्ता होता है आपका। उसको मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे भी हमारे जो दोस्त हैं, हम देखते हैं वो अपनी बीवियों को बहुत तरबियत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हमने देखा कि उन्हें शादी के बाद अपनी बीवियों को पढ़ाया, उनको अच्छी तालीम दी, उनको जो है ना जो मैट्रिक करके आई थी उनको MA BA तक उन्हें पढ़ाया जो ना। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे ख्याल में एक मर्द को अगर उसकी बीवी है उसको उसकी तरबियत करनी चाहिए, उसको बैठ के उसको समझाना चाहिए। अच्छा लियाकत साहब, एक हमारे पास इशू भी आया था और मैंने सोचा भी था कि मैं उस हवाले से बात करूंगी। अभी आप मौजूद हैं तो मैं एक सवाल आपसे करती चलूँ कि वो फैमिलीज, हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप के पास वसाइल मौजूद नहीं कि बेटियों की शादी की जा सके, और वो एक जहेज जैसी जो यकीनन लानत है और ये नहीं इस तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन ये अब हमारे माशरे में आम सी चीज़ है। ना दें तो भी लोग कहते हैं कि ना इन्होंने अपनी बेटी को बसाने वाला काम ही नहीं किया। क्या इस पे भी कोई एक्ट मौजूद है कि अगर कोई जहेज की डिमांड करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? देखें, जहेज की ये तो जब भी कोई रिश्ता होता है तो तय करते हैं। वैसे जहेज़ के ऊपर तो पाबंदी हुकूमत ने लगाई हुई है कि आप जहेज़ नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि वालिदैन जितनी भी उनकी इस्तात के मुताबिक होता है वो अपनी औलाद को देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डिमांड्स भी की जाती हैं, लिस्टें भी आती हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम अक्सर मैंने देखा है कराची के अंदर के लड़की को मोटरसाइकिल चाहिए, अच्छा, और फ्रिज है और दूसरी चीज़ें हैं जो है ना वो एक लिस्ट बना के देते हैं जी आप हमें ये चीज़ें देना। तो इस वजह से भी अच्छा, मुझे वाइंड अप करना है, बस मुझे ये बता दें कि अगर इस तरह की लिस्ट आती है और आप जाकर कंप्लेन करें कि ये जो है ये रिश्ते के नाम पर हमसे कैसे कंप्लेन करेंगे, वो बड़ी मुश्किल से उनके यहाँ रिश्ते आते हैं, वो कोशिश करके जो है ना वो शादी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैसे इस पे कानूनन है सजा क्या है? मेरे ख्याल में इसके अंदर आप कंप्लेन करेंगे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, इसको पाबंदी। वो तो आपको पता है कार्रवाइयाँ कैसी होती हैं हमारे यहाँ। सो बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए। और जाते जाते बस आज के प्रोग्राम के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा हर शख्स को अपनी मर्जी से अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जीने का हक है, दूसरों से उनका हक ना छीने। और अगर आप अपने प्यारों के सरबराह हैं तो आपको उनके सरों पर शफकत का हाथ रखना चाहिए बनिस्बत इसके कि आप उन्हीं हाथों का इस्तेमाल मार पिटाई के लिए करें। ऐसा रिश्ता बनाएं कि आपके जाने के बाद लोग मोहब्बत से आपको याद रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सलाम पाकिस्तान।